मोदी ने 27 फरवरी 2002 की मीटिंग में हिंदू भाइयों को गुस्सा निकालने दो यानी लेट हिंदू वेंट देयर एंगर का निर्देश दिया। यह दावा है। मोदी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बैठक में कहा कि पुलिस हिंदू भीड़ को रोकने की बजाय मुस्लिमों को सबक सिखाने दो। संजीव भट्ट के हवाले से ये जकिया जाफरी ने इस आरोप को इसलिए लगाया क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ ने 2011 के फ्रंटलाइन में इंटरव्यू दिया, 2012 की पिटीशन में और फिर 2022 तक लगातार दोहराया। इसके बाद कहा कि पीड़ित को शवों को अहमदाबाद में परेड कराकर पैशन भड़काइए। दावा किया कि मोदी सरकार ने गोधरा ट्रेन में जलाने के वाले जो 59 शव थे उन्हें अहमदाबाद लाकर परेड कराया ताकि हिंदू गुस्सा भड़के और दंगे शुरू हो। हिंदुओं को फ्री हैंड देने का यानी पुलिस को दंगे में हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया। मुस्लिम इलाकों में पुलिस को जानबूझकर नहीं रोका। आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट जैसे अधिकारियों को दबाया गया क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट दी दंगे राज्य प्रायोजित थे। एम के टंडन और पीबी गोंडिया गुलबर्गा, नरोदा पाटिया और नरोदा गांव में 200 मुस्लिमों की हत्या के 200 से ज्यादा मुसलमानों की हत्या के बावजूद इनको प्रमोट किया गया। बीजेपी पक्षपाती प्रोसिक्यूटर लगाए गए ताकि केस कमजोर हो और दंगों से पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई, उनको मोदी सरकार ने इग्नोर किया। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूं, नहीं, ये तीस्ता सीतलवाड़ की 2002 से गुजरात के दंगों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलती हुई मुहिम के कुछ आरोप हैं जिनको जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा नहीं दिया और तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ जब तक जांच शुरू नहीं की तब तक वो पिछले 20 सालों से इस एजेंडे को पूरा करती रही। और आखिर उसके पास पैसा कहां से आ रहा था, यानी जो पैसे की नली थी। आप जब देखते होंगे कि इतने सारे आतंकियों की जो साफ तौर पर जिनके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, उन लोगों के लिए लाखों रुपया एक पेशी के लेने वाले वकील खड़े हो जाते हैं, तो आपको लगता होगा इनके लिए पैसा कहां से आता है। वही जो गर्भनाल है पैसे की, और इस देश में जिस तरह से इस देश के खिलाफ एक जाल बनाने वाला जो सबसे बड़ा संगठन बन चुके थे इस देश में, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बिल के कानून को पेश किया है जिसको अब कानून बनने के बाद इस देश में देशद्रोहियों की आर्थिक फांसी कहा जा रहा है। नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आज मैं आपको एक ऐसे कानून पर बात कर रहा हूं जो कानून लंबे समय से पेंडिंग था, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये तमाम लोगों के पास पैसा आता कहां से है। पहले कानून पर बात करेंगे और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने संगठनों पर इस तरह से आरोप लगे जिन्होंने इस सरकार को, न केवल इस सरकार को बल्कि इससे पहली सरकारों को भी, अगर वो आम आदमियों के लिए काम करना चाहती थी तो उसकी गर्दनें दबा दी थी, क्योंकि उसके लिए संगठन खड़े थे, सड़कों पर प्रदर्शन किए जा रहे थे। हम बात कर रहे हैं एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। ये जो केंद्र सरकार ने पहले 19 मार्च 2026 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को लोकसभा में पेश किया है। ये बिल एफसीआरए 2010 के कानून में महत्वपूर्ण संशोधन ला रहा है, जिसका उद्देश्य है मुख्य विदेशी योगदान यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के दुरुपयोग को रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय भावना सुरक्षा की रक्षा करना। जो विदेशी एनजीओ इस देश में आप देख रहे थे, हर जगह गलियों में एनजीओ खुल गए थे, बल्कि यहां लोगों को मजाक में कहा जाने लगा था कुछ राज्यों में कि बेटी के दहेज में वो एनजीओ देते हैं। इस तरह से इस देश में एनजीओ की दुकान खुल चुकी थी और उन एनजीओ में से ज्यादातर का क्या हाल रहा, उन एनजीओ ने क्या किया, ये आपको हाल फिलहाल में पकड़े गए अमेरिकन नागरिक जो कुकी आतंकियों को बाकायदा डबल तरीके से वेस्ट बुलेट प्रूफ बांट रहे थे, ये सब एनजीओ की आड़ में चल रहे खेल थे जिन्होंने इस देश की जड़ें काटने में इतना बड़ा योगदान दिया है। इतना आपको आतंकियों के हमलों से नुकसान नहीं हुआ है। यानी जो एनजीओ जो विदेशी फॉरेन फंडिंग के नाम पर इस देश में धर्मांतरण, इस देश में आतंकवाद, इस देश में दंगे, इस देश में सरकारों को काम न करने देना, इस देश के आम आदमी के विकास के खिलाफ खड़े थे, इन तमाम एनजीओ पर लगातार रोक लगाने के बावजूद
वो अभी तक ऐसा कोई ढांचा विकसित नहीं था कि जो इन एनजीओ ने संपत्ति जुटा ली, अगर आपने उस पर रोक भी लगा दी तो उस संपत्ति का क्या होगा? वो संपत्ति कहां जाएगी जिसको इसलिए लाया गया था इस देश में कि इस देश को बर्बाद किया जा सके। आखिर सरकार ने उस पर किया है। इस बिल के कुछ प्रावधान मैं बताऊंगा और फिर आपको एक एक उस एनजीओ की कहानी सुनाता हूं जो आपके जहन में है, जो आपको मालूम है। इस सरकार ने 20,000 करोड़ की इस तरह की मदद को रोका है जो इस देश को बर्बाद करने के लिए लाई जा रही थी और जिसके लिए सिर्फ एक ही आड़ थी कि ये साहब ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस देश की मदद करने के लिए आए। पूरा छत्तीसगढ़ मिशनरियों के लिए उसी तरह के एनजीओ की आड़ में पैसे आए। पूरे नॉर्थ ईस्ट में उसी तरह के एनजीओ की आड़ में सारी गतिविधियों को दिया गया। उसी एनजीओ की आड़ में बाद में इस्लामिक आतंकियों का ये जो झुंड है ये सब उसी की आड़ में आ रहा है। हालांकि इस्लामिक आतंकवादियों ने तो जो यहां है उन्होंने हवाला के चैनल खड़े कर लिए थे, लेकिन आप सोच के देखिए कि आपकी आंखों के सामने वो पैसा आ रहा हो, सरकार के कानून के तहत आ रहा हो और आप कुछ भी ना कर सकते हो, सिर्फ देख रहे हो कि इन बड़े बड़े आतंकियों के लिए यहां खड़े हुए वकील रात रात में जाकर सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हो। ये सब इन्हीं एनजीओ की ताकत थी। ये जो लेफ्ट का पूरा एजेंडा है, जब पापा राव आज आपके सामने बंदूक अपने हथियार लेके 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण करने आ रहा है तो आप उसका फोटो देखकर कभी सोच नहीं सकते थे कि यह आदमी करोड़ों रुपए का इनाम था इस पर। इस आदमी को परछाई मान लिया गया था, यहां तक पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए बंदूकों से ज्यादा एनजीओ जिम्मेदार थे। एनजीओ के जो खड़ी की गई फौजें थी जिनसे वो उन आदिवासियों को इस देश के खिलाफ खड़ा कर रहे थे, वो एनजीओ थे। तो आज जो ये बड़ा बिल आया है इस पर लोगों की निगाह नहीं जा रही है। लोग अभी बड़ी घटनाएं देख रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं कि नींव जितनी मजबूत होती है इमारतें उतनी खूबसूरत होती हैं। इस नींव में जो घुन लगा हुआ था, जब आप उस पर पेस्टिसाइड डालते हो तो दर्द होता है। वो दर्द आपको अलग अलग जगह दिख रहा होगा, लेकिन चूंकि अभी इस देश का विरोध करने के लिए यहां बहुत सारे कानून मौजूद हैं, यहां ईरान की चिंता की जा रही है, यहां तमाम उसके लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष तौर पर देश के खिलाफ जो किया जा सकता है वो करने के लिए एक आतंकी भी आप सोचिए संसद में खड़ा होकर अपने पैसे देता है, 1 महीने की सैलरी, और वहां महिला भी दे रही है। तो आप ये समझिए, इस नेक्सस को समझने के लिए जरूरी है कि आप अपने शत्रु बोध को जागृत कर सके, आप भारत बोध को जागृत कर सके और देश क्या है इसको समझ सके। ये जो बिल है इस पर वापस आते हैं। बिल के जो की प्रोविजन है इस बार क्या किया गया, ये सबसे बड़ा है जिस पर आप अभी देखेंगे आज वो स्यापा पिटना शुरू हुआ है। मैं तो आपको जब बता रहा हूं तब तक आने लगे हैं बयान, लेकिन फिर भी अगर किसी रद्द, निलंबित, समाप्त लाइसेंस वाले एनजीओ की संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होगा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मैकेनिज्म। अगर किसी संगठन का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, निलंबित होता है, सरेंडर या समाप्त हो जाता है तो विदेशी फंड से बनी या प्राप्त सभी संपत्तियां एसेट क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन स्वतः एक सेंट्रली डिजाइंड अथॉरिटी के अधीन आ जाएंगी। ये अथॉरिटी संपत्तियों को प्रोविजनल और परमानेंट वेस्टिंग यानी उनके तहत संभालेगी, मैनेज कर सकेगी, उपयोग कर सकती है और जरूरत पड़ने पर बेच या डिस्पैच कर सकती है, यानी हिंदुस्तान के काम आ जाएगा। आप जिस धोखे को देने के लिए आए थे हिंदुस्तान के नाम पर, सरकार उसका इस्तेमाल कर लेगी। संपत्तियां पब्लिक पर्पज के लिए इस्तेमाल होंगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी मंत्रालय, विभाग या एजेंसी को ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल ये सबसे जरूरी ये था कि कोई इससे पहले ऐसा स्पष्ट कानूनी तंत्र नहीं था जिससे फंड दुरुपयोग होने पर संपत्तियां अनियंत्रित रह जाती। ये अब काशी नेशनलाइजेशन या संपत्ति के अधिग्रहण जैसा प्रावधान है। ये बदलाव फंड के मिसयूज रोकने या सार्वजनिक हित में इस तरह की संपत्तियों के सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। की फंक्शनरीज की, यानी जो वो इस तरह से उसके नियम बनाए जाते थे कि जो उसके मेन एक्यूज हुआ करते थे, जो मेन कर्ता धर्ता होते थे, अगर कानूनी तौर पर उस पर छापा पड़ता था तो वो अपने बचाव को, उसमें इस तरह का हिंदुस्तानी कानून में नहीं था कि इसको इसलिए पकड़ा जाना चाहिए, तो लिहाजा उसके बचाव के बहुत सारे कानून मौजूद थे। अब वो खत्म किया जा रहा है। की फंक्शनरीज की परिभाषा को विस्तार दिया गया। अब इसमें न केवल ऑफिस बीरर होंगे, डायरेक्टर नहीं, बल्कि डायरेक्टर, पार्टनर्स, ट्रस्टीज, जो एचयूएफ का कर्ता, गवर्निंग बॉडी, मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य,
ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के ऑफिस बीरर या कोई भी व्यक्ति शामिल होगा जो संगठन के प्रबंधन या मामलों पर नियंत्रण या जिम्मेदारी रखता है। बिल्कुल क्लियर है कि किस आदमी को किस आरोप के तहत पकड़ा जाएगा, क्योंकि एकदम एम्बियंस हो जाता था। जब करने के लिए तो एक मुख्यालय का अधिकारी और जब पकड़े जाने जाए तो चपरासी भी उसमें रहता था। ये सब क्लियर होगा, इससे इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। उनको एफसीआरए का उल्लंघन होने पर क्लियर कट उनको दोषी माना जाएगा जब तक वो ये साबित ना कर दें कि उन्हें उल्लंघन की जानकारी नहीं थी या उन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया था। अब जांच पर क्या होगा, इस पर केंद्रीय नियंत्रण किया जा रहा है। प्रायर अप्रूवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफसीआरए से संबंधित किसी शिकायत या अपराध की जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकार, पुलिस या कोई अन्य एजेंसी को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। ये सेक्शन 43 में इसको संशोधन किया गया। इससे क्या है कि राज्य स्तर पर जो मनमानी हो सकती है, जो राजनीतिक दबाव हो सकता है, उसको रोकने की कोशिश की गई और इसको सेंट्रल एजेंसी के साथ रखा गया। टाइमलाइन, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रायर परमिशन एक बार के लिए विदेशी फंड लेने के लिए प्राप्त जो फंड है उसको प्राप्त करने के लिए उपयोग करने के लिए निश्चित समय सीमा तय की गई। पहले ये ओपन एंडेड थी, ये खाला जी का घर था, जिसका जो मन करे तब ले ले। अब एक टाइमलाइन है रिसिप्ट उसको रिसीव करने की और उसके यूटिलाइजेशन का, यानी सरकार को जो फंड मिला है उसकी यूटिलाइजेशन की वैलिडिटी पीरियड को सरकार निर्धारित कर देगी। ये नहीं है कि आपने ले लिया और उसके बाद वो पड़ा है और मौका मिलते ही आप सरकार की निगाह चूकी आपने इधर से उधर कर दिया। डीम्ड सीजेशन ऑफ सर्टिफिकेट, नया प्रावधान, अगर आपकी एफसीआरए की समय सीमा खत्म हो गई या नवीनीकरण अस्वीकृत हो गया तो रजिस्ट्रेशन खुद ही यानी डीम्ड सीजेशन माना जाएगा। ये नहीं है कि साहब अभी तो नया कानून पास नहीं हुआ तो हमारा पुराने कानून के साथ चल रहा है, ये कंप्लीटली खत्म, आपका समय सीमा खत्म या जितने दिन का परमिशन थी आपकी कहानी खत्म। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एसेट के हैंडलिंग यानी जो संपत्तियां बनी हुई हैं उनकी हैंडलिंग कैसे होगी ये कोई क्लैरिटी नहीं थी। यानी उनका एफसीआरए का कैंसिल भी हो गया, सस्पेंड हो गया, उसके बाद वो संपत्ति को खुर्द बुर्द कर देते थे और जब सरकार केस जीत के भी जाती थी तो उसके हाथ में कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं। अब क्या होगा, सजला, हालांकि इसमें रेशनलाइजेशन किया है क्योंकि सरकार ने इतना बांध दिया है, तो जैसे अनऑथराइज्ड रिसीव्ड ऑफ फॉरेन फंड के लिए जो 5 साल की सजा थी उसको घटा के 1 साल किया गया। कुछ मामलों में राहत है, लेकिन संपत्तियों पर संपत्ति नियंत्रण और जांच के केंद्रीकरण से इसको पूरी तरह से मजबूत किया गया है, सख्त किया गया है। क्योंकि ये प्रावधान अगर हम इसको देखते हैं, ये विदेशी फंडिंग को ट्रैक एंड ट्रेस करने का एक मजबूत सिस्टम तैयार कर रहे हैं। क्योंकि इसको लाने का तर्क सरकार ने दिया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में इसके सर्कुलेट किए गए स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने कहा विदेशी फंड का दुरुपयोग रोकना है, राजनीतिक गतिविधियां, विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रीय हित के खिलाफ जबरन रूपांतरण, ये आपको समझ में आ रहा होगा। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई जा रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स बने हैं उनके मुताबिक जांच हो। संपत्तियों के अनियंत्रित रहने से जो दुरुपयोग उनका हो सकता है उसको रोका जाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित की रक्षा की जाएगी। सरकार का कहना है कि 2020 और 2025 के संशोधनों में सब ग्रांटिंग पर रोक थी, 20% तक सिर्फ प्रशासनिक खर्चा तय किया गया था। दिल्ली में एसबीआई अकाउंट की अनिवार्यता के बावजूद कुछ गैप्स बचे हुए थे। सरकार लगातार इसको कर रही है, क्योंकि ये बात आप इस तरह समझिए कि जैसे अमित शाह को हम इतिहास में इसलिए याद रखेंगे कि उन्होंने वामपंथ के एक सबसे जहरीले हत्यारे और रक्त पिपासु इस देश के लिए जो सबसे जहरीले दांत थे उनको तोड़ा है। उस फैंग को तोड़ दिया, सांप के उस जहरीले दांत को, जिसने इस देश के हजारों लाखों लोगों की हत्याएं की है। उसकी हत्याओं की संख्या आपको इसलिए कभी सामने नहीं आएगी क्योंकि उन कंगारू कोर्ट में मारे गए लोगों की तो कभी गरीबों की गिनती नहीं हुई जिनको इन गांव में, और ये जो नंदनी सुंदर और ये जो नाम सुनते हैं आप, इन लोगों ने किस तरह से उन जंगलों में उन लोगों को न केवल इनके संगठनों के इशारों पर मारा गया जो इनके कार्यों का विरोध कर रहे थे, उनकी कोई एफआईआर नहीं होगी, उनको आप कभी देख ही नहीं पाएंगे। ये सब इसलिए क्योंकि एक पूरी तरह से पैसे का इतना बड़ा तंत्र हो सकता है, 20,000 करोड़, ये दिमाग खराब कर सकता है किसी भी देश में इस तरह की संपत्ति आ रही थी। अब ये इसके लिए हम लोग इस पर बताएं
मैं ये कहूंगा ये एक जो गृह मंत्रालय ने इस देश में जब से मैं ये कहूंगा गृह मंत्री अमित शाह ने काम संभाला है, चूंकि मैं किसी की तारीफ करने से पहले बहुत संकोच करता हूं, लेकिन मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम कवर किया है, तो आप मेरी इतनी समझ का ये मान सकते हैं कि मैं इस पर जो कह रहा हूं वो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं। इतनी गहराई के साथ जाकर उस जड़ों से, यानी जो नींव के अंदर की जो वायरस थे, नींव के अंदर जिस तरह के बैक्टीरिया घुस गए थे, उनको निकालने का काम अमित शाह जैसा ही कोई मंत्री कर सकता था। राजनाथ सिंह से मैं कतई उम्मीद नहीं करता था, और मुझे उस समय के गृह मंत्रालय के कामकाज में और आज के गृह मंत्रालय के कामकाज में जमीन आसमान का अंतर है। एफसीआरए, अगर हम इसकी बैकग्राउंड देखते हैं, एफसीआरए 2010 में विदेशी योगदान को नियंत्रित करने का जो मेन कानून था उसको किया गया, लेकिन 2020 में इसमें बड़े बदलाव किए गए थे। आधार से लिंक किया गया था, जो खर्चा दिखा देते थे 40-40%, ये जो तीस्ता सीतलवाड़ जैसे, अगर आपने एक एनजीओ के तौर पर राक्षस पैदा किए हैं, वो जो इस देश की जड़ों को, उसकी गर्दन को इस तरह से जकड़ चुके थे, उसमें सांस आनी बंद हो चुकी थी, उन सबको किया गया। 20,000 से ज्यादा एनजीओ के इस समय लाइसेंस रद्द किए गए हैं। 2025 के नियम संशोधन किए गए, ज्यादा डिस्क्लोजर मांगा गया, एसेट और डिटेल्स रिपोर्ट मांगी गई, और अब 2026 में अगर हम देखते हैं, इसमें संपत्ति का प्रबंधन, जांच का केंद्रीकरण और टाइमलाइन पर फोकस रखा गया है। अब क्या कह रहे हैं, एनजीओ शुरू हो गए। अब वो कह रहे हैं संपत्ति पे सरकार का कब्जा, आर्टिकल 300A यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। ये आपको भी मालूम है, ये मूलाधिकार में नहीं आता है, तो इस पर जानेंगे। अब कोर्ट में आपको पता कौन कौन खड़े होंगे, इतने बड़े लॉयर खड़े होंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उनका मेन ग्रांट का रिश्ता बंद हो गया, क्योंकि यही वो ताकत थी जो उनको आतंकियों की पैरवी करने के लिए, उनको देशद्रोहियों की पैरवी करने के लिए, या सरकार पर आधारहीन आरोप लगा के लंबे समय तक मुकदमे खींचने के लिए ये सब कर। आप ये सोचिए, 2002 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तब से लेकर 2022 तक तीस्ता सीतलवाड़ हर दुनिया की हर मैगजीन में छपती रही, जो भारत के खिलाफ बोलने वाली जो भी मीडिया हाउस है उन सब की हेडलाइंस बनती रही। और इस देश में एक ऐसा आरोप, और उसके आरोपों पर जकिया जाखरी के साथ मिलकर उसने प्रधानमंत्री मोदी को 13 घंटे की पूछताछ हुई। अमित शाह को वहां से गृह राज्य से निकाला दिया गया, और ये सब झूठ। संजीव भट्ट आज तक उसकी सजा भुगत रहा है, वो झूठा हर एक बात पर झूठ साबित हुआ। लेकिन आप देखते होंगे उसके बच्चों के साथ, उसकी पत्नी के साथ और उस सब के साथ वो आज भी जो आता है ना फोटो कि साहब ये निर्दोष, ये इसी तरह के एनजीओ को और इन एनजीओ को इसी तरह से मिलने वाली ताकत के साथ है। संपत्ति पर कब्जा, जांच पूर्व अनुमति से एग्जीक्यूटिव ओवररीच और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत ये प्रभावित होंगे कि फंक्शनरीज की व्यापक परिभाषा से छोटे संगठनों पे बोझ बढ़ेगा। ये सिविल सोसाइटी को दबाने का ये खेल है, जो सिविल सोसाइटी इस देश में, सिविल सोसाइटी का अर्थ ये था कि वो आतंकियों के, नक्सलियों के जो राक्षसी कृत्य है उनको मानवीय पेंट करके मानवीय किया जाए, ताकि वो यहाँ जेएनयू में खड़े होकर नारे लगा सकें, अफजल तेरी इस देश के टुकड़े हजार करने के, अफजल तुझे हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वो ये कह रहे हैं, और इस देश में उनकी पैरवी करने वाले लोग मिलते हैं। आप सोच के देखिए कि याकूब मेनन जैसे, उसके लिए आतंकी के लिए रात को 2 बजे खुलता है, उसके लिए अफजल के लिए वो जो हत्यारा, जो पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब, उसके लिए लोगों की ये जो भीड़ दिखती है ना, जो ये पढ़ते हैं ये सब नमाज वहां जाके रोज, इस सब के पीछे इन संगठनों को मिलने वाले पैसे का खेल होता है। अब कुछ विपक्ष ये और है, सिविल सोसाइटी को दबाने का प्रयास है, खासकर मानवाधिकार, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों का। अगर हम इसको ये देखें, इसका सकारात्मक क्या है, फंड का दुरुपयोग रुकेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो गई। अब ये कह रहे कि साहब विरोध इसलिए, कंप्लाइंस बढ़ेगा। अगर आपको काम करना है तो आपको अपने आदमियों के बारे में बताने में क्या जाता है। अगर एक आदमी तो ऐसा हो सकता है जिसको पकड़ा जाए, लेकिन राष्ट्र के सुरक्षा के लिए ये ज्यादा जरूरी है। अब पास होने पर हजारों एफसीआरए के कारों पर काम पड़ेगा तो ठीक है, अभी इस पर चर्चा हो रही है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जब आएगा तब आप देखेंगे हम लोग। लेकिन मैं आपको कुछ एनजीओ के काम बता देता हूं जिनको बाकायदा
वो किया गया, उनके चलते इस देश की समस्याएं कितनी बड़ी हैं उस पर भी हम बात कर लेते। वैसे एक छोटी सी कहानी भी मुझे याद आ रही थी, अगर आप सुनाते हैं कि क्यों, मैं बाद में सुनाऊंगा, अगर आप उसको, चूंकि लंबा ना हो वीडियो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी समेटने की आदत बने। ऑक्सफैम इंडिया, मैं कुछ कुछ दे रहा हूं जो एमएचए की साइट्स पर है। ऑक्सफैम इंडिया, एफसीआरए अकाउंट के बजाय दूसरे अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग जमा की गई। एफसीआरए के रिन्यूअल रिजेक्ट होने के बावजूद भी फंड रूट करने की प्लानिंग की इसने, विदेशी सरकारों और संस्थाओं से इस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की। एंटी अडानी कैंपेन और विकास परियोजनाओं के खिलाफ लंबे समय तक इसने काम किया और सबको मालूम है 2022 में इसका ये एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया और इसके बाद इसके 2023 में अप्रैल में इसके खिलाफ एफआईआर, 2025 में इस पर चार्जशीट हुई है। सर्वे में, आईटी सर्वे में जो सैंपल ईमेल्स मिले थे वो बाईपास का प्लान दिखाते थे। अदालत में अभी इस पर चल रहा है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इसको इतना बड़ा मान लिया गया था कि ये तमाम हर किसी प्रोजेक्ट की सब इससे पहले चाहिए थी। साहब इसके सब अखबारों में इसके लेख लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा, अब्दुल बासित बता रहा है कि कैसे उसने बुरहान वानी के वक्त पाकिस्तान या कश्मीर के लिए अलग अलग लोगों से बात की और शोभा डे ने एक लेख उसके लिए लिखा। ये उसने बताया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप उसको जाकर देखिए। उसने कहा कि उसने नीचे लास्ट लाइन में कश्मीर के बारे पर सवाल किया। तो अब ये, चूंकि ये सब इन्हीं के तरीके से रूट होता है, सीधा तो पैसा आपको दिया नहीं जा सकता, यही तरीके निकाले जा सकते हैं। विदेशी फंड नामटी इन्वायरमेंटल जस्टिस प्रोग्राम को रिसर्च एजुकेशन के बजाय लिटिगेशन, कोयला खदान विरोधी प्रोजेक्ट के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। फंड को अन्य इकाइयों में ट्रांसफर किया, नॉन एफसीआरए अकाउंट में जमा किया, करंट अफेयर प्रोग्राम बनाकर अनडिजायरेबल पर्पज के साथ इस्तेमाल किया। कार्रवाई इसके खिलाफ 2023 में 180 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। बाद में रच, एमएससी जांच और आईटी सर्वे है। थिंक टैंक का ये जो एक देश में थिंक टैंक का काम कर रखा, बंद हुआ, नाटक बंद हुआ। ग्रीन पीस इंडिया, इसके खिलाफ क्या क्या थे ये देखा होगा, आपको याद होगा। ग्रीन पीस इस देश का मतलब आप समझिए पैरेलल गवर्नमेंट होगी भाई। दुरुपयोग के आरोप क्या थे? थर्मल पावर प्लांट, कोयला खदान, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के खिलाफ एंटी डेवलपमेंट। पूरी दुनिया में ये बन रहे हैं, लेकिन यहां नहीं बनने थे। आपको याद होगा उसने कितने साल तक, मेधा पाटकर ने सिर्फ कुछ सौ लोगों को लेकर एक इतने बड़े प्रोजेक्ट को, जिसका पानी राजस्थान तक के किसानों को रोटी देता, उसको उसने ले जाके उसको रोके रखा। आप सोचिए कि बढ़ाने नहीं दिया, सिर्फ कुछ सौ लोगों के साथ मिलके। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि कहां से नब्ज है और सारा पैसा बाहर से आ रहा था। 2015 में इसका एफसीआरए रद्द हुआ। ग्रीन पीस में आपको इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों के नाम मिल जाएंगे, आप जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। इस पे गलत रिपोर्टिंग और सेक्शन 33 का वो हुआ, वो किया गया। इस पे उल्लंघन का, विदेशी फंड से आर्थिक सुरक्षा को नुकसान मिला। आईबी की रिपोर्ट में नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रेट तक के आरोप लगे। ऑफिस बंद, सटनी। वर्ल्ड विजन इंडिया, ये एफसीआरए नॉर्म का उल्लंघन। ईसाई मिशनरी गतिविधियों को इंड्यूस कन्वर्जन से जुड़े आरोप है। 170 से ज्यादा करोड़ रुपए के विदेशी फंड का दुरुपयोग है। 2022 में सस्पेंड, 2024 में रद्द। और इसको कहा गया कि साहब ये गरीबों के बच्चों, ये तमाम लोगों को उस सेव द इंडियन, बाल रक्षक भारत था, इस पर कुपोषण पे मिसलीडिंग कैंपेन, सरकार की योजनाओं को गलत दिखाना, बच्चों को डिप्लोरेबल कंडीशन में दिखा के फंड जुटाना। एफसीआरए रिन्यूअल रिजेक्ट 2023 में रद्द हुआ। वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने इस पे आपत्ति जताई और ये 16 राज्यों में काम कर रहा था। तिस्ता सीतलवाड़ का एनजीओ जिसके लिए मैंने शुरू किया था, सबरम ट्रस्ट, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, सीजेपी, जो पिटीशन फाइल करते थे वो इसके नाम से था। 2002 गुजरात दंगों से जुड़े काम में विदेशी फंड का दुरुपयोग। एडमिशन, जो एडमिन का एक्सप्रेस जो मैंने बताया, जो एक्सपेंस है वो 50% था। नॉन एफसीआरए एंटिटी को 50 लाख रुपए ट्रांसफर। एफसीआरए सेक्शन 17 से 19 का उल्लंघन। सबरंग ट्रस्ट 2016 में रद्द किया गया। सीबीआई चार्जशीट इसके ऊपर, आईपीसी की 120 बी प्लस एफसीआरए वायलेशन। इसका फंडिंग बंद है, केस जारी है। इन्वायरमेंट ट्रस्ट आपको बहुत सारा ये भी था, इस पर सीबीआई ने 2 जनवरी 2025 में चार्जशीट फाइल की। इसके अलावा चर्च रिलेटेड मिशनरीज जो हैं, उदाहरण सीएनआई सिंडिकेट बोर्ड है, कासा है, सीएएसए और एवेंजिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया है, डायोसियन सोसाइटी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये आपको हर जगह दिखता होगा, आपने इसको बहुत देखा होगा। धार्मिक ट्रांसफर ये कर रहे थे। फोर्स इंड्यूस्ड कन्वर्जन, प्रोसेलिटाइजेशन, फंड को सामाजिक काम के नाम पर ट्राइबल एरिया में इस्तेमाल करके धर्मांतरण। कार्रवाई 2024 में इसके कई एफसीआरए रद्द हुए। एमएचए ने पहली बार
कन्वर्जन को एक्सप्लिसिट ग्राउंड बनाया था। अन्य प्रकार के दुरुपयोग एमएचए के 17 कारणों में एंटी डेवलपमेंट है, फ्रॉडुलेंट रूटिंग है, सब ग्रांटिंग वायलेशन है, पर्सनल गेन है, पॉलिटिकल अनडिजायरेबल गतिविधियां हैं जो मानवाधिकार रिपोर्ट्स के जरिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाती थी, मैलेसियस प्रोटेस्ट है और यूटिलाइज है। सरकार का तर्क है कि ये कुछ चीजें ऐसे हैं जो आर्थिक हित और सामाजिक सद्भाव को पर आपको मालूम है कि इसमें मुस्लिम संगठनों ने जो इसमें अब महारत हासिल करनी शुरू की। पहले तो वो उसमें थे, आपने देखा होगा पहले तो उनको जकात चंदा उसके नाम से आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये सब करने शुरू कर दिए थे जो अब वो बहुत सारे उनके साथ संगठनों से आ रहा है। इसकी जो चूंकि सबरंग ट्रस्ट या वो था तो 2002 में एमएचए सीबीआई की जांच गुजरात सरकार की शिकायत पर शुरू हुई थी। किच रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो है कम्युनल डिसहार्मोनी और एंटी नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन चूंकि जो सरकारी फंड में था मुख्य फोकस था फाइनेंशियल वायलेशन, ना कि सीधे राइट पर था। लेकिन ये सब आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी इसने बहुत कोशिशें की सीपीजे से और आखिर में इसको जमाना पड़ा, इसको देखना पड़ा, इसको जाना पड़ा। इस तरह के लोग, अगर आपको मैं सिर्फ एक उसके साथ पढ़ के खत्म कर रहा हूं जो उसने विस्तृत जवाब दिया था 24 पेज का कि हम ये नहीं करते हैं। उसने कहा ये द सबरंग ट्रस्ट हैज स्पेंट एन अमाउंट ऑफ 50 लाख फॉर सबरंग कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड विच मिसेस सीतलवाड़ एंड मिस्टर आनंद आर वर्किंग एज डायरेक्टर को एडिटर प्रिंटर एंड पब्लिशर क्लियरली वायलेटिंग द मैंडेट ऑफ एफसीआरए। यानी हम अगर इस कानून को देखें तो मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये कानून एक ऐसा कानून है जिसने इस देश में आर्थिक जो आतंकवाद था उसकी कमर तोड़ने में एक बड़ी मदद हो सकती है जब ये कानून बनेगा। अभी तो ये बिल है, लेकिन ये तब कानून उनकी आतंकवादियों की आर्थिक कमर तोड़ देगा। ये बार बार दोहराए गए आरोपों को मैं फिर कहता हूं, 2002 से 2004 में कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल रिपोर्ट इसने पेश की थी। उसके बाद 2005 से 2012 नानावटी कमीशन और एसआईटी के सामने एफिडेविट दिए थे। 2001 से 2012 से 2024 में जकिया जाफरी की प्रोटेस्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी और इंटरव्यू उसके कंटिन्यू थे। कोर्ट ने जो कहा 24 जून 2022 को, जिससे ये कहानी शुरू होती है, उसने क्या कहा था मैं उसके साथ ये बता देता हूं। उन्होंने पिटीशन खारिज की थी। कहा कोर्ट ने क्या कहा था उसी के साथ हमारा आज का ये खत्म होगा। दिस इज एन अटेम्प्ट टू कीप द पोर्ट बॉइलिंग द फॉर अल्टीरियर डिजाइन। तीस्ता का नाम लिया, जकिया की भावनाओं का शोषण किया। एसआईटी पहले ही मोदी को क्लीन चिट दे चुकी, इसके बाद ही तीस्ता पर एफआईआर हुई, क्योंकि सरकार और एसआईटी का कहना है कि ये आरोप फैब्रिकेटेड थे, कई बार जांच हो चुकी लेकिन कभी सबूत नहीं मिले। तो मैं आज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को सहयोग भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करें। ये एक बहुत बेहतर कानून है। मैं इतने ही कहने के साथ ये वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं। नमस्कार। आप